तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि पिछले क्लास में हमने जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसमें हमने सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पर बात की थी, जिसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको आम तौर पर हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी में प्लेग जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है और इसी तरह से हार्ट मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई जो है वो इंतहाई कम हो जाती है या बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से हार्ट मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है और इस तरह से हार्ट अटैक जो है आ जाती हैं। तो इस पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ पिछले क्लास में बात की थी। इसके पैथोफिजियोलॉजी को हमने डिस्कस किया था, इसकी एटियोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के हवाले से हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। तो जैसे कि पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आता है। ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट की तरफ जो आर्टरीज़ ब्लड फ्लो कर रही होती है, ब्लड को जो है पहुंचा रही होती हैं, तो वहाँ पर फैट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से, फैटी डिपॉजिट्स की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर प्लेक बन जाता है और वो प्लेक जो है हमारे कोरोनरी आर्टरीज को क्या कर लेते हैं, नेरो कर लेते हैं या उसको ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टुवर्ड हार्ट मसल्स इंतहाई कम हो जाती है और इस तरह से ये कंडीशन जो है एराइज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, जिसमें कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड वेजल्स that supply oxygen rich blood to the heart muscles become narrow or blocked. This narrowing is usually caused by the build up of fatty deposits called plaque ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये तब काज होता है कि जब हमारे हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं, जो कि हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, तो वहाँ पर फैट्स के जमा होने की वजह से एक लेयर बन जाता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। ठीक है, तो वो क्या कर लेती है, वो हमारे कोरोनरी आर्टरीज को नैरो कर लेती है या उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंतहाई कम हो जाती है हमारे हार्ट मसल्स की तरफ। तो इस तरह से ये कंडीशन जो है अराइज हो जाता है। तो ये वो कंडीशन होता है जिसमें हमारे कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग के जमा होने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाए या ब्लॉक हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। When the arteries are narrow, it reduces the flow of blood to the heart muscles, which can lead to chest pain or a heart attack। ठीक है, इसी तरह से जब ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स की तरफ डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो इसकी वजह से एंजाइना होता है, जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं, या हार्ट अटैक जो है पेशेंट को हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इसी तरह से मजीद आगे कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ऑफन एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर्स लाइक हाई कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसी तरह से वो लोग जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो, स्मोकिंग वो करते हो, डायबिटिक हो, ओबेसिटी का शिकार हो या वो एक्सरसाइज ना करते हो, तो ऐसे लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के
पैदा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनेजिंग दीज रिस्क फैक्टर्स एंड मेकिंग लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन हेल्प प्रिवेंट और कंट्रोल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जितने भी रिस्क फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, अगर हम इन चीज़ों पर काबू पा ले, इनको जो है हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो इससे हम कई तरह के जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उससे महफूज रह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ऐसे होते हैं जिसको हम चाहे भी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बेहतर नहीं बना सकते। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ ओल्ड एज आता है। अगर ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी एज को हम दोबारा से कम नहीं कर सकते, तो ओल्ड एज हो गई, मेल जेंडर हो गया, ठीक है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हार्ट डिजीज़, ख़ानदानी तौर पर अगर एक बीमारी आ रही है तो ख़ानदानी तौर पर मतलब वो इनकी उनकी इनहेरिटेंस में शामिल है, उनकी जीन्स में शामिल है, तो इस वजह से हम उसको जो है ख़त्म नहीं कर सकते। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ख़ानदान से बाहर शादी की जाए, ऐसे लोगों में शादी की जाए, मतलब कि उनमें किसी किस्म की ख़ानदानी बीमारी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये ख़ानदानी बीमारी कि एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल होने का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वो रिस्क फैक्टर्स है जो कि अनमोडिफिएबल है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा वो रिस्क फैक्टर्स जिसको हम उसमें बेहतरी लाकर उसको हम बेहतर करके अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं, तो उसमें आपके पास इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब आप फैटी खुराक खाना कम कर दे तो इसकी वजह से आपके बॉडी में फैट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई फीड्स डाइट हो गए, हाइपरटेंशन से अपने आप को महफूज रखना, ओबेसिटी मोटापे से अपने आप को महफूज रखना, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं तो वो अपनी न्यूट्रिशियस स्टेटस का ख्याल रखें, प्रॉपर डाइट ले, ठीक है, तो इससे उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। स्मोकिंग सीसेशन, मतलब अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो अगर वो उस सिगरेट स्मोकिंग को तर्क कर दे, छोड़ दे, तो इसकी वजह से उनको बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अगर आप बेहतर बनाते हैं और एक ऐसी जगह पर ज़िंदगी गुजारना शुरू करें जो कि हर तरह से क्या हो, पुरसकून हो, वहाँ पर जो है वहाँ का आबो हवा साफ़ सुथरा हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को क्या करती है, डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह से हाई स्ट्रेस लेवल अगर आप ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर स्ट्रेस जो है वो ना हो, जहाँ पर बिल्कुल रिलैक्सेशन हो, ठीक है, किसी किस्म का स्ट्रेस आपको ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, ठीक है, या आपको स्ट्रेस मैनेज करना आता हो, तो इससे आपकी डिजीज़ की काज होने के जो रिस्क है, जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस बिगेन व्हेन एंडोथेलियल सेल्स इन द arterial lining are injured, making them permeable to lipoprotein. Clot forming platelets adhere to the injured side and lipoprotein build up around smooth muscle cells causing fatty streaks. Fibrofatty plaques form from repeated injury to the endothelial cells. As a process is repeated, the vessels progressively narrowed. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये इस तरह से स्टार्ट होती हैं कि जब स्टार्ट में हमारे आर्टीरियल जो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है या जो इनर वॉल होता है आर्टरीज का, ठीक है, तो वहाँ पर जब टिश्यूज़ जो है इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो टिश्यूज़ के इंजर्ड होने की वजह से लिपोप्रोटीन्स वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ ब्लड में मौजूद जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं तो वो उस इंजर्ड एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पर उस जो ब्लड है उसको क्लॉट करना शुरू कर देते हैं, क्लॉट जो है वो उसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से प्लेटलेट्स और रिपोप्रोटीन की कम्बिनेशन की वजह से
ये स्मूथ मसल्स के इर्द गिर्द जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक फैट से बना लेयर जो है उस इंजर्ड टिश्यू के ऊपर जो है ये बना लेता है। तो इसी तरह से मुसलसल इंजर होने की वजह से मुसलसल ये फैट लेयर जो है बनता जाता है उस इंजर्ड एरिया में, ठीक है। और इसी तरह से एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये फैट इतना बढ़ जाता है कि इससे प्लेग बन जाता है और जो आर्टरीज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज के नैरो होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाती है और इसी तरह से ये कंडीशन अराइज हो जाता है। प्लेग कैन रप्चर causing emboli or can worsen or compromise myocardial oxygenation and blood flow, thus precipitating angina और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो जब प्लेग बन जाता है, ठीक है, तो इस वजह से प्लेग कभी कभी जो है इस प्लेग से कुछ छोटे छोटे जर्रात जो है वो कट ऑफ होकर मजीद जो है नैरो वेसल्स में जो है चले जाते हैं और वहाँ पर उस नैरो वेसल्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन होती है वो इंतहाई डिक्रीज हो जाती है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई इंतहाई कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाती है। तो इस वजह से पेशेंट को फिर एंजाइना और हार्ट अटैक जो है हो जाता है। तो इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ये काज होती हैं। क्लियर है? अच्छा जी, साइंस एंड सिम्टम्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे जो कॉमन साइन है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, वो ये है कि एंजाइनल पेन इज अ क्लासिक सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइनल पेन किसे कहते हैं? चेस्ट पेन को एंजाइनल पेन कहते हैं, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली फील होता है, एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट। अदर इंक्लूड द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अलावा के साथ जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है, हार्ट फेलियर आ जाता है, सडन कार्डियक डेथ आ जाती है, कार्डियोमेगली आ जाती है, वल्व्यूलर इंसफिशिएंसीज आ जाती है, कार्डियोजेनिक शॉक एंड स्ट्रोक। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से फिर पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। क्लियर है? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ कि वो पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ होता है, तो ऐसे पेशेंट की इस बीमारी को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जिसके ज़रिए हम इस कंडीशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ गया, ठीक है, एक्सरसाइज ईसीजी जिसमें स्ट्रेस टेस्ट होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गई, कोरोनरी एंजियोग्राफी हो गई, इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड हो गया, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग हो गई और इसी तरह से इको कार्डियोग्राफी। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ टेस्ट है जिसके थ्रू हम पेशेंट की जो एबनॉर्मल हार्ट कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर कार्डियक, इसी तरह से लेबॉर्ट्री में हम जो कार्डियक टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ कार्डियक आइसो एंजाइम्स है जिसमें हमारे साथ ट्रोपोनिन आ जाते हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन। इसी तरह से मायोग्लोबिन आ जाते हैं, कोलेस्ट्रोल आ जाते हैं, लिपोप्रोटीन्स आ जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड में आंसू भी परफॉर्म। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट है जिसके ज़रिए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी कंसंट्रेशन को देखी जाती है, जिससे फिर हमें पता चलता है कि हार्ट की स्टेटस कैसी है, आया हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है, टेस्ट है जिसके ज़रिए हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसी तरह से जी आइसो जो है, आइसो का मीनिंग क्या होगा यहाँ? समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की मुझे। कार्डियक आइसो एंजाइम है। सर आइसो का क्या मीनिंग लेंगे यहाँ पे? आइसो आप हम बढ़ेंगे
अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। सो ट्रीटमेंट एम टू मॉडिफाई रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज टू prevent acute myocardial event. For example, smoking cessation, decrease intake of dietary fats, and increase activity level. Treatment may also include medication for inguinal pain as well as beta adrenergic blockers, calcium channel blockers, antiplatelet, anti-lipemic, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और ऑक्सीजन थेरेपी। सो मेडिकल मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं, इस मकसद के लिए देते हैं ताकि इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से पेशेंट जो है मज़ीद उस उनकी जान जो है ख़तरे में ना पड़े, और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को जो है हम जल्द से जल्द क्या करें, इसको ठीक करें ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का सामना पेशेंट को ना करना पड़े। तो इसके लिए हम अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उनको स्मोकिंग करने से रोक लेते हैं। इसी तरह से अगर एक बंदा हाई फैट न्यूट्रिशन ले रहा है तो उनकी जो डाइटरी फेट है, इनटेक है, उसको हम उन पर डिक्रीज़ कर लेते हैं। फैटी खाने से उनको हम मना कर लेते हैं। इसके साथ साथ उनको हम एक्सरसाइज करने की तलकीन करते हैं। इसके अलावा इंजाइनल पेन के लिए हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सारा कुछ जो है हम कोरोनरी आर्टरी पेशेंट के जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मेडिकेशन में या ट्रीटमेंट के दौरान हम उनको देते हैं। तो इस तरह से उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि मज़ीद किसी ख़तरे से दो चार ना हो हमारे पेशेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुकी हो और मेडिकेशन से काम नहीं हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, सर्जरी प्रेफर करते हैं, जिसमें हम या तो उनकी जो कोरोनरी आर्टरीज है इसमें हम स्टंट लगाते हैं और स्टंट के ज़रिए जो है हम उनकी जो आर्टरीज है उसको क्या करते हैं, खोलते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो जारी वो सारी रहे और ऑक्सीजन जो डिफिशिएंसी है वो कार्डियो मसल्स को जो है ना हो, ठीक है। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे एंजियोप्लास्टी हो गई, ठीक है, रेशनल एथेरोक्टमी और स्टंट प्लेसमेंट हो गई जो कि मैंने आपको अभी बताई, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो गई, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो गई, ठीक है, मे बी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। सो जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको हम वहाँ से कट कर लेते हैं जहाँ पर ये क्या हुआ होता है, ब्लॉक हुआ होता है, और डायरेक्टली जो है हार्ट के साथ जो है उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है डायरेक्टली वो फिर हार्ट की तरफ जाती है। तो ये मुख्तलिफ हमारे साथ सर्जिकल प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ प्रॉब्लम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। क्लियर है। एमसीक्यूज के हवाले से आपने जस्ट इतना ये याद करना है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए हम कौन से सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसमें एंजियोप्लास्टी आ जाती है, आर्थ आर्थ एट्रेक्टमी आ जाती है, स्टंट प्लेसमेंट हो गई, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो गई, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो गई। तो ये चार नेम आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हम सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन के हवाले से अगर हम बात करें, नर्सिस का जो है क्या रोल होता है इस कंडीशन में, तो increase patient knowledge of the relationship between risk factors and the development of coronary artery disease। सबसे पहला काम नर्सिस का ये होता है कि वो अपने पेशेंट को और उनके साथ जो अटेंडेंट आए हुए होते हैं तो उनको इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में उनको बताते हैं, उनको टीच कराते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किन वजूहात की वजह से हो सकता है, और ये जब काज हो जाता है तो बेसिकली इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या मसला होता है। तो इस तरह से उनको एजुकेट करते हैं। इसके अलावा टीच द पेशेंट एंड फैमिली हाउ टू मॉडिफाई रिस्क फैक्टर। इसके साथ साथ पेशेंट
के साथ उनके फैमिली वालों को जो है टीच करते हैं कि कैसे आप इन मसाइल को ख़त्म करके अपनी जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनकरेज द पेशेंट टू इस्टेब्लिश हेल्थफुल हैबिट्स सच एज रेगुलर एक्सरसाइज एंड लो फैट डाइट। इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपने जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और अपने खुराक में जो फैट्स है उसकी कंसंट्रेशन को आपने कम करनी है। सो लो फैट डाइट जो है आपने लेनी है, ठीक है। इसी तरह से इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन अ स्मोकिंग सीसेशन प्रोग्राम, मुख्तलिफ स्मोकिंग सीसेशन के हवाले से जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पेशेंट को इंकरेज किया जाता है ताकि उनको सिगरेट स्मोकिंग के नुकसानात के बारे में पता चले और वो फिर अपने सेहत के लिए जो है फ़िक्रमंद हो जाए। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीज़ के इलाज के बारे में और उससे प्रिवेंशन के लिए जो है उनको क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्टर मेडिकेशन फॉर इंजाइनल पेन इज ऑर्डर, और प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जितने भी इंजाइनल मेडिकेशन होती है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना ये नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्सिंग के रोल में आता है। तो ये वो सारे काम है जो कि नर्स अपने पेशेंट को डील करते हुए करते हैं। अब हम आ जाते हैं एंजाइना की तरफ। व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना किसे कहते हैं? आपके जो टेस्ट में लेने वाला हूँ, ठीक है, 27 मई से, तो उसमें जो है एसईएन जितने भी सब्जेक्ट हैं तो तमाम सब्जेक्ट के फुल कोर्स टेस्ट होंगे। तो उसमें ये काइंडली ये माइक्स तो म्यूट करें ना प्लीज़। तो उसमें ये सारे जितने भी डिसऑर्डर वगैरह है इसके डिफिनीशन आप लोग लाजमी तौर पर देखें, ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन जो है मैं लाजमी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर के वो मेंशन करूँगा, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से थोड़े बहुत साइंस सिम्टम्स याद होने चाहिए और बाकी इंशाल्लाह पेपर ऐसा होगा जैसे कि केमयू वाले बनाते हैं, तो इससे आप लोगों की एक प्रैक्टिस होगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट जो है लाजमी तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी हो और आप लोगों की क्या हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, सही है। तो एंजाइना किसे कहते हैं? एंजाइना से मुराद फिर हम उससे भी देख लेंगे। अच्छा जी, एंजाइना किसे कहते हैं? एंजाइना से मुराद चेस्ट पेन है, ठीक है। चेस्ट पेन को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। सो एंजाइना के हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स है। जो मेजर टाइप्स हैं हमारे साथ एंजाइना के वो कौन कौन से हैं? 4 टाइप्स ऑफ एंजाइना एग्जिस्ट। पहले नंबर पर स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंट्स मेटल और वेरिएंट एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लाजमी तौर पर फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज आता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। स्टेबल एंजाइना किसे कहते हैं? इसको आप ज़रा गौर से सुने। स्टेबल एंजाइना क्या है? व्हाट इज स्टेबल एंजाइना? एंजाइना दैट हैज़ नॉट इंक्रीज इन सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी ओवर सेवरल मंथ। स्टेबल एंजाइना ये हमारे साथ चेस्ट पेन की वो किस्म होती है जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन तो हो रहा होता है लेकिन कुछ महीने तक पहले से जिस तरह से फर्स्ट डे पर जिस तरह से पेन उनको हुआ था तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ महीने तक पेन जो है उनको होता रहता है, फील होता रहता है। मतलब इसमें दर्द की शिद्दत और जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बढ़ती बल्कि कुछ ही टाइम के लिए, जैसे फर्स्ट टाइम आया हुआ था, मतलब मिसाल के तौर पर 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए या 30 सेकंड्स के लिए या चले 1 मिनट के लिए थोड़ा दर्द जो है पेशेंट को हो रहा होता है चेस्ट में, तो ये जो है कुछ महीनों तक बिल्कुल इसी तरह से इसी शिद्दत के साथ ही जो है पेशेंट को हो रही होती है, लेकिन इसकी सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी में ज़्यादती जो है वो नहीं आ रही होती। तो इसको क्या कहते हैं? इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल जब भी आती हो तो पहले की तरह ही आती हो और फिर चली जाती है, किसी किस्म की इंक्रीज उसमें नहीं आती। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना डेट हैज़ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी और ड्यूरेशन और हैज़ चेंज इन क्वालिटी एंड अकर विद मिनिमल एक्सर्शन एंड रेस्ट, ठीक है। अनस्टेबल इंजाइना और स्टेबल इंजाइना के दरमियान डिफरेंस ये है कि अनस्टेबल इंजाइना में क्या होता है,
पहली मर्तबा आपको जो दर्द हुआ था, तो दूसरी मर्तबा जब इसका अटैक होता है, ठीक है, तो दूसरी मर्तबा इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो चुका होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो चुका होता है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, ठीक है, और क्वालिटी में भी इसकी चेंजेस आ चुकी होती हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं या चाहे आप बिल्कुल रिलैक्स लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, तो आपको ये दर्द जो है ये होगा, फील होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। जबकि स्टेबल एंजाइना में ये सारी चीज़ें नहीं होती, बल्कि पहली दफ़ा आपको जो थोड़ी सी दर्द फील हुई थी, तो कुछ महीनों तक आपको बिल्कुल उसी तरह से थोड़ी सी ही मिकदार में दर्द फील होंगी, उसमें किसी किस्म की चेंजेस, इजाफी सिविरिटी वगैरह शिद्दत जो है वो नहीं आती। तो इस वजह से उसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। एंजाइना चेस्ट पेन को कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी टाइप आती है अनस्टेबल, तीसरी टाइप आती है एंजाइना की, उसको हम प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। एंजाइना दैट अकर एट रेस्ट लॉन्ग आफ्टर एक्सरसाइज और ड्यूरिंग स्लीप। प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना ये हमारे साथ वो चेस्ट पेन होता है जब आप आराम कर रहे होते हैं, तो आराम करने के बाद जो है ये आपको दर्द फील होना शुरू हो जाता है, या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम आपको नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो है एकदम से जो है चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाए, या आप सो रहे हो और सोने के दौरान ही आपको जो है दर्द शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट टाइप आती है एंजाइना की, उसको हम माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना कहते हैं। एंजाइना लाइक चेस्ट पेन ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ वेसोडाइलेटर रिजर्व इन पेशेंट विद नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज मतलब कोरोनरी आर्टरीज जो है नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वेसोडाइलेटर रिजर्व, जो वेसोडाइलेटर्स होते हैं उसमें खराबी आ जाती है, ठीक है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, वेसल्स को डायलेट करने के दौरान टाइम उसको डायलेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से एंजाइना की तरह से जो है पेशेंट को थोड़ी थोड़ी जो है वो दर्द फील होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना कहते हैं। इसमें जो सबसे ख़तरनाक टाइप है एंजाइना की, वो कौन सी है, अनस्टेबल एंजाइना है या प्रिंस मेटल एंजाइना है या स्टेबल एंजाइना है, कौन सा है आपके ख्याल में? सर वेरिएंट एंजाइना। अच्छा अच्छा जी। और अनस्टेबल एंजाइना? सर अनस्टेबल एंजाइना, क्योंकि इसमें पेन जो है ना ये बहुत ज्यादा शदीद होती है, सेवेरिटी होती है और ड्यूरेशन भी कम होता है। बिल्कुल, ड्यूरेशन भी इसकी बहुत वो होती है, कम तो होती है, हाँ। अच्छा मतलब जी। ये पेशेंट जो है ना पहुंच नहीं पाते ज्यादा। बिल्कुल, तो ये आपके पास क्या है, एंजाइना के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी एंजाइना के हवाले से। अच्छा जी। और एंजाइना का तो पता है ना ये क्यों होता है, वहाँ पर ब्लॉकेज आने की वजह से, ठीक है, जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं उसको प्रॉपर मिकदार में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, ब्लड फ्लो ना होने की वजह से, या कार्डियक आउटपुट ना मिलने की वजह से जो है पेशेंट को क्या होती है, चेस्ट पेन होती है। सो एंजाइना में रिजल्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, वेजोस्पाज्म और हाइपोटेंशन, दे डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द दीज आर्टरीज, ठीक है। अच्छा जी, एंजाइना कब काज होती है, एंजाइना तब काज होती है जब कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हो। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज में एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेग जमा हो जाता है, तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। या वेजोस्पाज्म हो जाए, मसल जो वेसल्स होते हैं वो वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है, इनवॉलेंट्री हाइपोटेंशन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो
है इन आर्टरीज की तरफ वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होती है। साइन सिम्टम्स को अगर आप देखें तो द मेजर सिम्टम्स इज सबस्टर्नल और एंटीरियर चेस्ट पेन दैट में रेडिएट टू द आर्म, नेक, जा एंड शोल्डर्स। ठीक है, एंजाइना के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि सबस्टर्नल या जो एंटीरियर चेस्ट पेन होती है, ठीक है, यहाँ से पेन शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर आपके हाथ की तरफ चली जाती है, नेक की तरफ चली जाती है, जॉ की तरफ, लोअर जॉ की तरफ चली जाती है और शोल्डर की तरफ चली जाती है। मतलब इसमें रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है, रेडिएटिंग पेन। हार्ट अटैक का जो मोस्ट कॉमन साइन या सिम्टम उसे आप कहते हैं वो क्या है, वो ये है कि चेस्ट पेन हो रही होती है लेकिन रेडिएटिंग पेन होती है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर पेन शुरू हुआ होता है तो पेन वहाँ से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, चेस्ट से स्टार्ट होकर हाथ की तरफ जाती है, नेक की तरफ जाती है, जॉ की तरफ जाती है, ठीक है, मसल्स शोल्डर्स की तरफ जाती है। तो रेडिएटिंग पेन जो है ये आपके पास एक कॉमन साइन है किस चीज़ की, कॉमन सिम्टम है ये किस चीज़ की, हार्ट अटैक की। तो ये भी एक एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आया हुआ था जो कि आप लोगों को अभी याद होना चाहिए। सही है। It may be described as a mild to moderate pressure, tiredness, squeezing, burning, smoothing, indigestion, choking, or mild soreness. The patient may exhibit live-in sign. Live-in sign क्या होता है, clench fist over sternum, ठीक है, clench fist over sternum, क्लिंच फिस्ट ओवर स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर अपने फिस्ट को जो है वो आपको नजर आएंगे। द पेशेंट में एग्जिबिट लिविन साइन, लिविन साइन से मुराद क्या है, क्लिंच फिस्ट ओवर स्टर्नम। ये मैं आपको डायग्राम दिखाकर ही फिर बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये जो साइन सिम्टम्स है ये आपको एंजाइना के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। क्लियर है सर? मतलब जैसे चेस्ट पेन होती है ना, इंसान की मुट्ठी बंद करके ना वो पेन को बर्दाश्त करता है और चेस्ट के ऊपर रख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो वाली बिल्कुल कंडीशन। हाँ जी, वही कंडीशन होती है। तो डायग्राम भी पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो और भी आप लोगों को याद हो जाएगा। ये इसको लिवीन साइन कहते हैं, ठीक है। मजीद आगे अगर हम इसके साइन सिम्टम्स को देखें तो ए टाइपिकल चेस्ट पेन सच एज आर्म और शोल्डर पेन इसके साथ होता है, या जॉ, नेक और थ्रोट पेन इसके साथ होता है। टीथ टूथ एक होता है, मतलब दांतों में दर्द हो रहा होता है, या है जॉ पेन हो सकती है, नेक पेन हो सकती है, थ्रोट पेन हो सकता है, टूथ एक हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, इसी तरह से पेन अंडर द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, वो हो सकती है। इसी तरह से इन द स्टमक इज लाइकली टू बी सीन इन वमेन, और वमेंस को इसके साथ साथ जो है स्टमक में भी पेन हो सकता है। रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये तो कॉमन साइन है, ठीक है, कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। डायफोरोसिस, पेशेंट पर जो है डायफोरोसिस होगी। डायफोरोसिस किसे कहते हैं, मतलब स्वेटिंग का आना। नाजिया हो गई, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, पेलर स्किन जो है पेल हो जाती है, वीक नमनेस फील इन द आर्म एंड हैंड, ठीक है, हाथों और आर्म्स में जो है नमनेस फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कि पश्तो में कहते हैं ना कि हाथ जो है मीगी मीगी शी, ऐसे लगता है कि हाथों पर जो है चुंटियाँ जो है वो फिर रही हैं, चल रही है, तो इस तरह से फील होता है। एंड अनएक्सप्लेन एंजाइटी, और एक नाकाबिल बयान खौफ जो है पेशेंट्स को होना शुरू हो जाता है। तो ये वो साइन सिम्टम्स है जो कि एंजाइना के पेशेंट को क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसको भी डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट के, जिसके ज़रिए इस प्रॉब्लम को कंफर्म किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे साथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ जाता है, ठीक है। अ पेशेंट विद स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में हैव एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, उनका जो एसटी सेगमेंट होता है वो डिप्रेस रहता है। पेशेंट विद प्रेन्स मेटल एंजाइना,
और जो प्रिंस मेटल एंजाइना के पेशेंट होते हैं उनका एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट हुआ होता है। एक्सरसाइज, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन, रेडियो आइसोटोप इमेजिंग और इको कार्डियोग्राम, ये मुख्तलिफ टेस्ट है जो कि पेशेंट को जो है उनकी किए जाते हैं जिसके ज़रिए इस कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में इंक्लूड लेवल ऑफ कार्डियक आइसो एंजाइम जिसमें हमारे साथ क्रिएटिनिन काइनेज आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हो गए और हीमोसिस्टीन, ये मुख्तलिफ जो हमारे साथ प्रोटीन है इसको क्या किए जाते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई की जाती है जिससे फिर हमें कंडीशन जो है वो मालूम हो जाती है कि हार्ट की क्या कंडीशन है या क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट एम्स टू डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है उसको हम कम करें और इसके साथ साथ जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई हो उसको हम क्या करें, ज़्यादा करें। सो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स में हमारे साथ क्या आते हैं, एक्सरसाइज हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ओवर एक्सर्शन, emotional upset, cold weather, large meals are identify and avoid if possible, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पेशेंट्स को क्या किया जाता है, मना किया जाता है। जब पेशेंट एंजाइनल पेशेंट होते हैं तो उनको ये सारे काम करने से क्या करते हैं, हम मना करते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम are prescribed to build collateral circulation and increase myocardial efficiency। अनाइट्रेट जिसमें हमारे साथ नाइट्रोग्लिसरीन ऑरली जो है दिए जाते हैं, सबलिंगुअल दिए जाते हैं, स्प्रे फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में, पेज फॉर्म में, आइसोसॉर्बेट डायनेट्रेट्स और इसी तरह से आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट्स हो गए, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम ब्लॉकर्स हो गए, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हो गए जिसमें हमारे साथ एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल्स आ जाते हैं, इसी तरह से टाइक्लोपिडीन हो गए, ठीक है, टाइक्लेट के नाम से आते हैं, आसो भी प्रिस्क्राइब टू रिलीव सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स से रिलीव के लिए ये सारे मेडिकेशन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो ये वो ट्रीटमेंट है जो कि हम एंजाइनल पेशेंट को क्या करते हैं, देते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। इसी तरह से अगर आप मज़ीद देखें तो इसमें हमारे साथ कैल्शियम ब्लॉकर्स भी यूज़फुल होते हैं उन पेशेंट के लिए जिनको प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना हो रही हो, मतलब स्लीप के दौरान उनको जो है ये हो रहा हो या रेस्ट कंडीशन में जो है उनको ये पेन फील होता हो। एंजियोप्लास्टी, स्टंट रिप्लेसमेंट, लेज़र थेरेपी और एथरेक्टमी में भी नेसेसरी टू ट्रीट स्टेबल बट डिबाइलिटेटिंग एंजाइनल पेन, ठीक है। तो इसके लिए हम एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, स्टंट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, लेज़र थेरेपी भी कर सकते हैं और एथरेक्टमी भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना में। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है जो कि हम एंजाइना के इलाज के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें नर्सिस का जो रोल होता है वो यही होता है कि टेल द पेशेंट टू कॉल एन एम्बुलेंस एंड सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली इफ़ द एंजाइना परसिस्ट और चेंजेस इन क्वालिटी और सिविरिटी और इफ़ अदर सिम्टम्स डेवलप, ठीक है। कहते हैं कि नर्सिस जो है फिर अपने पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन दोबारा से हो तो आपने डायरेक्ट कॉल करनी है, किन को, एम्बुलेंस वालों को कॉल करनी है और इमीडिएटली आपने इस एंजाइना के लिए जो है बंदोबस्त करना है। अगर आपकी जो एंजाइना है उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ रही है या वो मज़ीद दर्द जो है वो बढ़ रहा है तो आपने जल्द से जल्द इसके लिए क्या करना होगा, जल्द से जल्द इसके लिए बंदोबस्त करना होगा। इन्फॉर्म द पेशेंट एंड फैमिली दैट एंजाइना इज़ मोर इजीली
evoke in cold weather and in time of emotional upset or extreme stress. These conditions should be avoided if possible. इसी तरह से पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हमने टीच करना है कि आपने अपने पेशेंट को जो है किसी भी किस्म के इमोशनल स्ट्रेस से दूर रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट खफा हो या बहुत इमोशनली अपसेट हो तो इसकी वजह से पेशेंट को एंजाइना हो सकती है, या जो कूल वेदर होता है तो इसमें भी जो है एंजाइना के होने के चांसेस होते हैं. डिस्कस स्ट्रक्चर एक्सरसाइज रेजिमेंट, encourage family support, instruct the patient to plan rest period between activities to prevent fatigue. ठीक है, इसी तरह से पेशेंट को जो है हमने मुकम्मल बेड रेस्ट देना है ताकि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो और ऑक्सीजन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेशेंट को क्या करें, सप्लाई करें. एजुकेट द पेशेंट अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन, और इसी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन के हवाले से हमने पेशेंट को एजुकेट करना है. तो ये सारे क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि हम पेशेंट को देते हैं. अच्छा जी, मजीद आगे कहते हैं कि टेल द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब एंड नॉट टू चेंज द मेडिकेशन विदाउट फर्स्ट कंसल्टिंग द प्रैक्टिशनर. प्रैक्टिशनर के इजाज़त के बगैर किसी किस्म की मेडिकेशन आपने चेंज नहीं करनी, और जो मेडिकेशन बताई गई हो उसी को जो है उसने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. तो ये नर्स ने जो है उस पेशेंट को बताना होता है. Teach the patient how to take nitroglycerin before certain activities to prevent angina and how to take it for acute inguinal episode. इसी तरह से पेशेंट को सिखाना भी है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपने कैसी लेनी है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने से पहले ताकि आपको एंजाइना अटैक ना हो. ठीक है, या अगर आप पर एक्यूट एंजाइनल अटैक आए हुए हो तो इस दौरान आपने कैसे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिट डाउन व्हेन टेकिंग द टेबलेट, जब आपने टेबलेट खाने होते हैं तो बैठ जाना है. टेक 1 टेबलेट एट 5 मिनट इंटरवल, 5 मिनट के इंटरवल दौरानिया में आपने एक टेबलेट खाना होता है. नोट टू एक्सीड 3 टेबलेट, 3 टेबलेट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते. टू बी अवेयर दैट बर्निंग सेंसेशन विल बी फील्ड अंडर द टंग. ठीक है, टेल द पेशेंट to dispose of nitroglycerin that has been open for more than 6 months and to keep the tablet in a container protect from heat, light and moisture. ठीक है, तो ये तो एहतियाती तदाबीर होती है जो कि टेबलेट्स के ऊपर भी लिखी हुई होती हैं. इसके अलावा टेल द पेशेंट एंड फैमिली टू कैरी एंटी इंजाइनल मेडिकेशन एंड नाइट्रोग्लिसरीन व्हेन ट्रेवलिंग और इवन ऑन शॉर्ट ट्रिप्स. इसी तरह से पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को हमने टीच करना है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो या शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हो तो इस दौरान आपकी पॉकेट में जो है एंटी एंजाइनल मेडिकेशन जो है पड़ी हुई हो, नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये पड़ी हुई हो. एम्फसाइज टू द फैमिली द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट. इसी तरह से आपने उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है कि आपने जो है CPR सीखनी है, इसकी अहमियत के हवाले से उनको बताना है. ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट उनको बतानी है कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या क्या होता है. तो ये सारे टेक्निक्स को नर्स ने जो है क्या करना होता है, बताना होता है कि ये आपने सीखने हैं. प्रिपेयर द पेशेंट एंड फैमिली फॉर सर्जरी. इसी तरह से अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो फिर नर्स का रोल होता है कि वो पेशेंट और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या करें, मेंटली तौर पर सर्जरी के लिए तैयार करें. रेनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस सच एज डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेस रिडक्शन हो गई और स्मोकिंग सीसेशन हो गई. तो ये सारी चीज़ें जो है नर्स ने क्या करना होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन के दौरान पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स को बताना होता है. अब आ जाते हैं हार्ट फेलियर की तरफ. हार्ट फेलियर की तरफ आ जाते हैं. हार्ट फेलियर ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करना क्या कर देता है, छोड़ देता है, और इसी तरह से जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होती है वो फिर बॉडी को नहीं मिलती. सो हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नो लॉन्गर पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी डिमांड्स. ठीक है, हार्ट फेलियर ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के फंक्शन क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और हार्ट जो है फिर ब्लड को जो है उतनी मिकदार में
पंप नहीं करता जितनी मिकदार में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट पंपिंग के ज़रिए ब्लड पंप होता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन हमारे हर बॉडी के टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये नहीं होता तो इसकी वजह से हार्ट के फंक्शन नहीं होते। हार्ट के फंक्शन जब नहीं होंगे तो ब्लड फ्लो जो है डिफरेंट ऑर्गन की तरफ नहीं जाएगी। तो इस वजह से हार्ट अटैक की वजह से ज़्यादातर लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसकी काजेज क्या है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में बी काज बाय एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अक्सर औकात होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से भी होता है, जिसमें जो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल का जो सेप्टल होता है, सेप्टल से मुराद जो वाल होता है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास एक हार्ट वाल आ जाता है और तो इसी तरह से ये हमारे साथ जो ऊपर वाले होते हैं ये ऑर्टा होते हैं और नीचे वाले जो लार्ज पार्ट होते हैं इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेप्टल होता है इसके दरमियान में जो वाल होता है इसको क्या कहते हैं? सेप्टल कहते हैं। तो इसमें डिफेक्ट आने की वजह से, मतलब इसमें या तो सुराख हुआ होता है या कोई दूसरी डिफेक्ट इसमें आई हुई होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो पंप नहीं हो रहा होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है। तो इस वजह से भी ये कार्डियक फेलियर जो है ये हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी ये काज हो सकता है। कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इंक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ऑर्टिक स्टेनोसिस इनसफिशिएंसी और मेट्रल स्टेनोसिस और इनसफिशिएंसी की वजह से ये हार्ट फेलियर क्या होता है? काज होता है। क्लियर है? मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो कहते हैं कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में बी काज बाय लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, अ राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, फ्लूइड ओवरलोड, सोडियम रिटेंशन, मेट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आउटफ्लो स्टेनोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये वो सारे काजेज है जिसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ये काज हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये हार्ट फेलियर की पीछे वजूहात है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर द डिजीज लेफ्ट वेंट्रिकल कांट पंप, द डिजीज लेफ्ट वेंट्रिकल कांट पंप इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कंट्रिक्टिलिटी, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है? विद लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है? हमारे साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सही तरीके से कंट्रैक्शन नहीं कर पा रहा होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ चुका होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ होने की वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है इंक्रीज़, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उतने मकदार में वो प्रेशर नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड जो है वो पंप नहीं हो पा रहा होता। तो ब्लड पंप ना होने की वजह से क्या हो जाता है? लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर काज हो जाती हैं। द लेफ्ट आर्ट्रियम कांट एम्प्टी इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरह से जो लेफ्ट आर्ट्रियम जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, आर्ट्रियम, तो ये जो है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये एट्रियम में, ठीक है, एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंतहाई कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? काजिंग इंक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में मुसलसल ब्लड आने की वजह से क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर मज़ीद बढ़ता चला जाता है। दिस प्रेशर इफेक्ट द लंग्स, इस प्रेशर की वजह से लंग्स जो है वो मुतासिर हो रहे होते हैं और इसी तरह से पल्मोनरी कंजेशन that lead to decrease oxygenation, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से लंग्स में जो है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड की वजह से लंग्स में जो है ब्लड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजनेशन
मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं होती, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, इस वजह से भी हार्ट फेलियर काज हो जाता है। इंक्रीज प्रेशर इन द लंग्स काजेज इंक्रीज राइट साइडेड हार्ट प्रेशर। अब जब हार्ट लंग्स में जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से ये प्रेशर जो है आ जाती है राइट हार्ट साइड पर, ठीक है, राइटेड साइडेड हार्ट पर आ जाती है। तो राइटेड साइडेड हार्ट पर जब प्रेशर आ जाती है तो इसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, कांट रिलीव द प्रेशर बाय एम्प्टिंग इनटू द लंग्स, ठीक है, तो ये इस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रही होती और लंग्स में जो ब्लड है उसको जो है पंप आउट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर फिर कार्डियक आउटपुट के ज़रिए या जो क्या कहते हैं कंट्रैक्शन के ज़रिए क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहा होता और ब्लड को जो है लंग्स की तरफ नहीं फ्लो कर पा रहा होता तो इससे क्या होता है, इम्पियर वीनस रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो राइट साइड है, ठीक है, वहाँ पर वेनस रिटर्न जो है वेन के ज़रिए जो ब्लड फ्लो वापस आ रही होती तो वो फिर नहीं आती, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, इस वजह से भी सर्कुलेशन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर काज हो जाता है। सर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल होने की वजह से फिर बॉडी को तो ब्लड मिल ही नहीं पाता। किस चीज़ की वजह से? सर एलवीएफ की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। हाँ सर फिर बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो बॉडी कैसे सरवाइव करेगी? नहीं करती नाम, यही तो मैंने आपको कहा कि जब बॉडी को ब्लड नहीं मिलता, ठीक है, तो ओवरऑल हमारे सारे ऑर्गन जो है वो एक ही टाइम पर ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं। तो इसी वजह से हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर फर्स्ट ही अटैक में उनको क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फर्स्ट अटैक को तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो सेकेंड अटैक है या थर्ड है उसमें उनकी डेथ हो जाती हैं। सो ये हमारे साथ इसके भी हमारे साथ क्या होते हैं, लेवल होते हैं हार्ट फेलियर के, एक हमारे साथ माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर हार्ट फेलियर होता है, जिसमें मुकम्मल तौर पर हमारे हार्ट के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गन होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर असल में ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन जो है वो मुतासिर हो जाते हैं हार्ट के प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करने की वजह से, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं उस तक प्रॉपर मिकदार में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही होती, तो सिर्फ वहाँ पर जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। और जो कार्डियो फेलियर होता है या हार्ट फेलियर होता है इसमें हार्ट के साथ साथ हमारे दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। क्लियर है? जी सर। Okay, very good. A systemic pressure builds body organ become congested with venous blood flow. venous blood flow किसे कहते हैं? venous blood flow वेन में जो deoxygenated blood होता है तो वो वहीं पर ही जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। so heart failure may also be classified as systolic और diastolic dysfunction. so इस वजह से heart failure जो है ये फिर systolic dysfunction की वजह से भी हो सकता है और diastolic dysfunction की वजह से भी हो सकता है। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है? पूर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन रिजल्ट इन इनएडिक्वेट एम्प्टिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में ये होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में मौजूद जो ब्लड होता है तो वो प्रॉपर तरीके से पंप आउट नहीं हो रहा होता, तो इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होती है वो इंतहाई इनएडिक्वेट हो जाती है। तो इस वजह से
हार्ट फेलियर काज हो जाता है। इसी तरह से जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इसमें रिड्यूस वेंट्रिकुलर कंप्लायंस रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसमें जो वेंट्रिकल की कंप्लायंस कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वेंट्रिकल जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है वेंट्रिकल के फिलिंग को। वेंट्रिकल जो है वो फिर रिलैक्स नहीं होते ब्लड की आने के लिए। जब वेंट्रिकल क्या होते हैं डायस्टोल के दौरान रिलैक्स होते हैं, तो इस दौरान एट्रियम से जो है नीचे वेंट्रिकल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो डिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है, ये वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस शो करती है। ऊपर से ब्लड आने वाला जो होता है उसको रेजिस्टेंस शो करती है, और इसी तरह से ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से इसको डिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। सो हाई पुट फेलियर में अकर इन हाई आउटपुट स्टेट सच एज एनीमिया, प्रेगनेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस, बिरीबिरी एंड इसी तरह से आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला। तो ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें फिर हाई आउटपुट फेलियर होता है, जिसमें हार्ट बहुत बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हो जाता है और हार्ट फेलियर काज हो जाती हैं। क्लियर है? सर ये दोबारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोबारा बताइएगा, डिस्फंक्शन कैसे होता है? अच्छा जी, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें वेंट्रिकल जो है वो सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहे होते, सही तरीके से सिकुड़ नहीं पा रहे होते। क्योंकि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल के अंदर मिसाल के तौर पर ये नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर सारा ब्लड जो है मौजूद है। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो कंट्रैक्ट होने की वजह से ये बंद हो जाता है, तो बंद होने की वजह से इसमें अंदर मौजूद जो ब्लड होता है वो ऊपर की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, मतलब आउटफ्लो शुरू कर देता है। कार्डियक आउटपुट जो है वो हो जाती है, ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में ये होता है कि हमारे साथ जो वेंट्रिकल होते हैं तो वो सही तरीके से कंट्रैक्शन नहीं कर पा रही होती, सही तरह से बंद नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से इसके अंदर जो ब्लड होता है तो वो सही तरीके से ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ पुश नहीं होती। तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलती बल्कि वेंट्रिकल में ही रहती है। तो इस वजह से जो ब्लड फ्लो होती है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक जो है वो नाकाफी हो जाती है, इनएडिक्वाइट हो जाती है। तो इस वजह से इसको सिस्टोलिक डिसफंक्शन या सिस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर कहेंगे। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में ये होता है कि हमारे साथ जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन उसकी सही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिड्यूस वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। वेंट्रिकल्स की जो वेंट्रिकुलर जो कंप्लायंस होती है, कंप्लायंस से मुराद काम करने की जो एबिलिटी होती है उनकी, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसकी रिड्यूस होने की वजह से वो क्या करती हैं, ऊपर एट्रियम से जो ब्लड आ रहा होता है वेंट्रिकल्स में, तो वो उस ब्लड को नीचे की तरफ आने नहीं देता, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो है वो फिलअप नहीं होते। ठीक है, जब वेंट्रिकल फिलअप नहीं होते तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो कंट्रैक्ट होने के साथ ब्लड का जो आउटफ्लो होता है वो इंतहाई ना होने के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सही है। और एट्रियोवेनस फिस्टुला, एट्रियोवेनस फिस्टुला ये भी हमारे साथ एक एबनॉर्मल कार्डियक क्या है कंडीशन है। ठीक है, तो इसको भी मैं देख के आपको बताता हूँ। अभी मेरे माइंड में इसके हवाले से डिफिनीशन नहीं आ रही कि मैं आपको समझा सकूँ। हाई आउटपुट फेलियर रिजल्ट। अब जब हाई आउटपुट फेलियर हो जाता है इसकी वजह से हाई कार्डियक आउटपुट जो है ये इंतहाई क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है एंड लीड टू वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, और वेंट्रिकल्स का जो फंक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है। डिस्पाइट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, बेरी ये हमारे साथ डिसऑर्डर है ना, जो कि एक विटामिन की कमी की वजह से काज होती है। सर विटामिन B1 की कमी से होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट
ठीक है। द हार्ट इज़ अनस्टेबल टू मीट द बॉडी इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड। तो इस वजह से हार्ट जो है बॉडी के जो मेटाबॉलिक नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पाती और इस तरह से हार्ट फेलियर काज हो जाता है। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में काज चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पैराक्सोमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक है, नाइट के टाइम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, ब्लॉटिंग आ जाती है, एडिमा इन द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन काज हो जाती है, जुगुलर वेन जो है वो डिस्टेंट हो जाते हैं और इसके साथ साथ डिक्रीज यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे